हेलो दोस्तों, स्वागत है देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर। जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से लगातार हम पिछले 4-5 सालों के पेपरों को यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो मैंने इससे पहले हिंदी और विज्ञान का पेपर आप लोगों को दे दिया है, तो आप उसको मैराथन कह सकते हैं, कुछ भी कहते हैं। 4-5 सालों के पेपर और 2011 का मैंने एसएसटी का पेपर आपको परसों अच्छे से सॉल्व कराया था डिटेल में। तो अभी एक परसों 2011 हो गया और 4 ईयर का आज हम देखेंगे यहाँ पर को 2022 से पीछे की तरफ शुरू करते हुए चलेंगे, 2021, 20, 18, 19 इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज पहला जो पेपर है ये 2022 का पेपर है। पिछले साल जो पेपर आया था सामाजिक अध्ययन का, तो एक सब्जेक्ट में आपको पता है दोस्तों 60 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम 4-5 पेपर करते हैं तो यहाँ पर आपके 250 से लेकर के 300 प्रश्न जो है आज हम इस सेशन में शुरू करने वाले। तो फटाफट से जो है सेशन को शेयर कर दो दोस्तों बाकी लोगों तक भी, जिससे हमारी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं या आप हमें कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स लिखा हुआ आ रहा है, तो थैंक्स में क्लिक करके आप हमें थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पश्चात पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो शिक्षण का जो उपागम होना चाहिए साथियों, वो चर्चा वाला होना चाहिए। ठीक है, चर्चा उन्मुखी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा भाई? ऑप्शन यहाँ पर को सी बिल्कुल ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका कौन सा होगा? अगर प्रारंभिक स्तर पर की बात हो रही है तो भाई प्रारंभिक स्तर पर कहानी या कहानी के तरीके से इतिहास को पढ़ाया जाएगा तो प्रारंभिक स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा वो। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों है। परसों किसी का कमेंट आया था कि आपकी क्या इंग्लिश वालों से दुश्मनी है? तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी लोगों के लिए मैटर जो है प्रॉपर तरीके से मिल पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? तो साथियों यहाँ पर देखेंगे आप, हमारे देश में नृत्य के जो डांस वगैरह है और संस्कृति वगैरह है, इसके अनेक प्रकार हैं। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे हम, अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं और अंतरों का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो फीचर उनके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसमें जो भी समानताएं हैं और उनके बीच जो जो अंतर हैं उन सभी को हम क्या करेंगे, बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि ये मतलब सबसे बढ़िया रहेगा ये एक्टिविटी। चलिए ऑप्शन बी आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा मानचित्र कौशल पर नहीं है? देखिए, मानचित्र के माध्यम से आपको क्या होता है, दिशाओं का ज्ञान होता है, अक्षांश और देशांश का ज्ञान होता है और समय और दूरी का भी ज्ञान होता है। लेकिन मानचित्र में आप जनसंख्या का ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते हैं या फिर नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर तीनों चीज़ें, ऑप्शन सी इसके लिए ठीक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का लक्ष्य नहीं है? देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण करने का मतलब है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बच्चे का जो है इससे आप मतलब वृद्धि कर सकते हो और सामाजिक कौशल तो होगा ही, उसके बाद मानव मूल्यों का विकास भी इसमें होगा, लेकिन धार्मिक मूल्यों का विकास करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है उद्देश्य की। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षण की समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो शिक्षण के समस्या समाधान विधि की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसके बारे में जो है आप देखेंगे यहाँ पर यह शिक्षक केंद्रित विधि है या शिक्षार्थी केंद्रित विधि है या परंपरागत विधि या उपरोक्त सभी सही है। तो दोस्तों आपको पता है जो शिक्षण होता है वो शिक्षार्थी के लिए होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो शिक्षण है वो शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसके लिए ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे, ललित विस्तार नामक ग्रंथ बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो दोस्तों ये महायान से संबंधित है, ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुत्त पिटक के निम्नांकित किस निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं? तो किस निकाय में मिलती हैं? ये खुद्दक निकाय में मिलती हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर कुछ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उपनिषद में नचिकेता की कथा पाई जाती है? तो नचिकेता की कथा दोस्तों यहाँ पर को केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद या मुंडकोपनिषद, ठीक है, तो ये पाई जाती है कठ उपनिषद में। ठीक है, कठ उपनिषद में पाई जाती है, या कथा उपनिषद भी इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कह सकते हैं। निम्नलिखित किस राजा द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों ये धर्मपाल के द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर संत रामानंद का जन्म स्थान माना जाता है? तो प्रयाग जो है ना, प्रयाग इनके जन्म स्थान है रामानंद जी का। आगे, सल्तनत काल में कौन सा विभाग धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों और योग्य विद्वानों और धर्मपरायण पुरुषों की वृत्ति प्रदान करने का कार्य करता था?
तो दोस्तों दीवान रियासत इस कार्य को करता था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित किस वर्ष में अकबर ने दहसाला राजस्व व्यवस्था को लागू किया था? तो अकबर ने क्या था 1580 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर को ठीक होगा 1580 ईस्वी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 104 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह वीणा वादन में प्रवीण था? भाई वीणा वादन में प्रवीण जो था उसका नाम क्या था? तो ठीक है वो औरंगजेब था, औरंगजेब, ठीक है। वीणा वादन में संगीत के का बहुत ज़्यादा प्रेमी था ये। निम्नलिखित में से किस शासक ने हैदराबाद में चार मीनार बनवाई थी? भाई मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाई थी, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे लोकहितवादी कहा जाता है, यानी कि लोकहितवादी कहा जाता है, ठीक है, तो ये गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर को ठीक होगा। किस वर्ष सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों 1843 में, 1843 में किया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का संगठन किया? तो दोस्तों अभिनव भारत सभी को पता होगा, ये तो वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी यहाँ पर को ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी आत्मकथा का शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल है? ठीक है, तो किसकी है? सुभाष चंद्र बोस जी की, ऑप्शन बी यहाँ पर को ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित नहीं था? दोस्तों तो ये प्रफुल्ल चाकी नहीं थे, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी नहीं थे, बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद, ये तीनों क्या थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो साथियों ये लाहौर अधिवेशन में किया गया था। फटाफट से कमेंट करेंगे कब ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, किस वर्ष दी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी 1927 को, 1927 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष से पारित हुआ था साथियों? राज्य 51 में, 54 में, 56 में या फिर 1960 में? तो ध्यान होगा आपको, तो ये 1956 में हुआ था, ठीक है, 1956 में। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रखा गया है। तो दोस्तों इनको जो है अध्याय 3 में रखा गया है, ठीक है, अध्याय चैप्टर यानी कि पार्ट 3 में रखा गया है, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रपति है, मतलब भारत का राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्राध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रारंभ किया गया? 2011 के पेपर में भी मैंने आपको ये बताया था, ये प्रश्न आया हुआ था और वहाँ पर हमने इसको डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। चलिए अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, लेकिन आपको बता देता हूँ ये राजस्थान से हुआ था, ठीक है, नागौर जिला था वहाँ से। चलिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश की संघात्मक व्यवस्था का नमूना है? तो दोस्तों ये संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो ये कनाडा, ठीक है, कनाडा से। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 जो है भारत का संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद आर्टिकल 368। अगला है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो किस में निहित होती हैं? तो भाई किस में होंगी? मंत्रिपरिषद में होंगी, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगी। आगे बढ़ेंगे, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? तो दोस्तों 4 महीने तक, इसको मैक्सिमम जो है 4 महीने तक रोका जा सकता है, 4 मंथ्स तक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय संविधान के तहत विदेशियों के द्वारा निम्न में से किन अधिकारों का उपभोग किया जा सकता है? तो दोस्तों देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी जो है विदेशी नागरिकों के पास हमारे देश के अंदर होगा, कानून के समक्ष समानता का भी अधिकार उनके पास होगा, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी उनके पास होगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी अधिकार जो है उनके पास होते हैं, जो विदेशी नागरिक भी अगर हैं तो, ठीक है। तो उपरोक्त सभी सही, यहाँ पर को डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को संगठित करने की आवश्यकता बताई गई है? तो ये अनुच्छेद 40 में बताई गई है, ऑप्शन सी, ठीक है, आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन करवाता है? तो इनके चुनाव देखिए यहाँ पर राज्य सरकार, राज्य चुनाव आयोग, केंद्र सरकार या केंद्रीय चुनाव आयोग। तो दोस्तों ये राज्य चुनाव आयोग कराता है, ठीक है, पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव की यहाँ पर बात हो रही है, तो राज्य चुनाव आयोग ही इसको कराएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, महिलाओं के लिए पंचायतों में, उत्तराखंड में पंचायतों में कितने स्थानों पर
आरक्षण प्रदान किया जाता है, यानी कि कितना प्रतिशत आरक्षण जो है यहाँ पर महिलाओं को पंचायत में दिया गया है। तो इसका सीधा सीधा जवाब सभी को पता होगा, ये बढ़ा दिया गया था, पहले कम था तो इसको हाल ही में बढ़ाया गया, ये 50% इसको कर दिया गया। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण शुरुआत में कितने वर्षों के लिए किया गया था? तो दोस्तों ये 10 वर्षों के लिए किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर को ठीक होने वाला है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली में स्थापित, ऑप्शन बी यहाँ पर को ठीक। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। इंदिरा साहनी मुकदमा 1992 किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से संबंधित है, अन्य पिछड़ा वर्ग से। आगे बढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान का मुख्य अवयव क्या है, मतलब ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इतिहास भी सामाजिक विज्ञान का मुख्य अवयव है, हिस्ट्री नागरिक शास्त्र भी है और भूगोल भी है। ठीक है, भूगोल अर्थशास्त्र भी है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर को ठीक होने वाला है। सामाजिक विज्ञान संबंधित है, तो भाई सामाजिक विज्ञान विज्ञान विषय से, देखिए विज्ञान कहते हैं ना, सामाजिक विज्ञान जो है वो विज्ञान भी है, कला भी है और साहित्य भी है, तो उपरोक्त सभी इसका भी ठीक जवाब होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकताल झील स्थित है? दोस्तों लोकताल झील जो है मणिपुर में स्थित है। ठीक है, मणिपुर में लोकताल झील स्थित है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आप देखेंगे यहाँ पर लेप्चा दर्रा जो होता है वो सिक्किम में ही है, ये ठीक है। मोनपा दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश ठीक है। निशी दर्रा मेघालय में नहीं है और गद्दी जो है ये हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है? आपको पता ही होगा, भाखड़ा नागल बांध पंजाब में इसको माना जाता है, पंजाब और हिमाचल के बीच में है शायद ये, तो पंजाब में जबकि उधर ज़्यादा है इसका, लेकिन ये भाखड़ा नागल 2 बांध है ना, आपस में भाखड़ा और नांगल अलग अलग बांध है, लेकिन इनको एक साथ पढ़ा जाता है भाखड़ा नांगल बांध। तो ये किस नदी? सतलुज नदी पर ही बने हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? ये मैंने धुआंधार जलप्रपात बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, ग्रुप सी में भी आता है, कई बार इसका स्टेट पूछ लिया जाता है। ठीक है, कौन से स्टेट में है, और कभी कभी इसका कौन से जो है नदी में है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कौन से नदी में और कौन से स्टेट में, ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किस में है? नर्मदा नदी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सागर तट भारत के पूर्वी सागर तट का भाग है? देखिए, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट या दक्षिणी तट? तो दोस्तों कोरोमंडल तट जो है भारत सागर तट भारत के पूर्वी सागर भाग पर सागर तट का भाग है। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण क्या है? तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ जो है ना, तो वही कारण है शीतकाल में वर्षा का कारण। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में। आगे बढ़ेंगे, भारत में हाथियों के संरक्षण और आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों ये 1992 में किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो ये 33%, ठीक है, 33% जो है किसके अधीन होना चाहिए? वन क्षेत्रों के अधीन होना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर जगह दे रखा है और वहाँ पर पर्वत दे रखे हैं, उसके सामने आपको ये सूची मैच करनी है। देखिए आपको बता देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखाई दे सही से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर को अनाईमुड़ी जो है ना, वो कहाँ पर है? अन्नामलाई में। ठीक है, इसमें से क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको अगर सभी नहीं आते हैं, 1-2 भी अगर आपको आ गए तो आप क्या कर लेते हैं? बाकियों को सही कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे डेडा बेट्टा जो है वो नीलगिरी, ठीक है, और उसके बाद धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा, और गुरु शिखर आपको पता है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये अरावली में। ठीक है, अब अनाईमुड़ी ये नहीं भी आता तो ये नाम से ही आपको थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकते हो, तो इस प्रकार से इसको आप सही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि, चलिए थोड़ा सा इसको मैं सेट कर लेता हूँ। चलिए अब ठीक है, भारत के सिंचित क्षेत्रों में
कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है? अतिचारण से, अति सिंचाई से, रासायनिक खाद्यों के प्रयोग से या जिप्सम की बढ़ोतरी से? भाई अति सिंचाई की वजह से क्या हो रही है, ये लवणीय हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो भूगोल का प्रयोग किया था एरिस्टोस्थेनीज ने। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन सी। हमारे सौरमंडल के भीतर ग्रह इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। देखिए भीतरी ग्रह, कल 2011 के पेपर में भी मैंने आपको बताया था बाह्य ग्रह कौन से होते हैं और भीतरी ग्रह कौन से होते हैं। इस प्रकार से एक पट्टी होती है क्षुद्र ग्रहों की। ठीक है, तो ये सन सूरज है, सूरज के बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, उसके बाद बृहस्पति और शनि अरुण वरुण। तो इस प्रकार से 4 बाहरी ग्रह हैं और 4 अंदरी ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह। ठीक है, इस पट्टी क्षुद्र ग्रहों की इस पट्टी से अंदर जितने भी ग्रह होंगे ये सब आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ऑप्शन ए यहाँ पर को ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रेडियो तरंगों के द्वारा परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसको आयन मंडल कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, आयनोस्फीयर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से साधारणतः किस दिशा में गर्म जलधाराएं बहती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ को क्या होती हैं? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ को ये गर्म हवाएं बहती, क्योंकि देखो अब ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से ध्रुवों की तरफ को बहती हैं वो। ठीक है ना, ध्रुवों की तरफ को बहती हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है? ठीक है, तो क्यूरोसिया जो है ये नहीं है, बाकी 3 के 3 क्या हैं? समुद्री ठंडी जलधाराएं हैं। आगे बढ़ते हैं। आइसोहेलाइन निम्नलिखित में से किसको दिखाती है? तो दोस्तों लवणता। ठीक है, तो लवणता को दिखाती है, लवणता को आइसोहेलाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? खनिजों के संदर्भ में सभी खनिज धात्विक होते हैं, ये जो है सही नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, बिल्कुल ठीक है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक प्रवेश में निर्मित होते हैं, ये भी ठीक है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। सभी खनिज अधात्विक कैसे होते हैं? खनिज हमको धातु भी खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ेंगे। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदा के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? दोस्तों वायुमार्ग। ठीक है, अति दुर्गम क्षेत्र हैं तो वहाँ पर सड़क वगैरह या फिर अगर जल के माध्यम से या सड़क के माध्यम से बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वायु के माध्यम से हेलीकॉप्टर और विभिन्न संसाधनों के माध्यम से आप वहाँ पर जा सकते हैं, एयरवेज से। आगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? 2005 एनसीएफ 2005 को जरूर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है ना। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन जरूर आता है। और नई एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो 2000 ये नई वाली जो है निशंक साहब के समय की, तो उसको भी आप एक बार जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। उसका भी थोड़ा मोटा मोटा अध्ययन आप जरूर करेंगे, उसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका मतलब है तो किसके साथ जुड़ना चाहिए? विद्यालय का बाह्य वातावरण से जुड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या रहेगी? दोस्तों किसी भी आप क्या करेंगे, औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करेंगे, बच्चों को वहाँ पर लेके जाएंगे और कारखाने को अच्छी तरीके से दिखाएंगे, जिससे कि बच्चे उसकी कार्यविधि, उसकी कार्यशैली, उसके कलपुर्जे और उसकी जो भी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो सारी चीज़ों को खुद अपने आंखों से देख लेंगे, तो जिससे कि वो कभी भूलेंगे नहीं। तो साथियों ये 60 क्वेश्चन हमने 2020 के पेपर से डिस्कस किए। अब हम चलते हैं 2021 के पेपर में। तो ये रहा 2021 का पेपर, सामाजिक अध्ययन। पहला क्वेश्चन इसमें था, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है? तो भाई लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, ठीक है, इसको प्राथमिक सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो दोस्तों कमजोर छात्र की पहचान करना निदानात्मक परीक्षण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा?
ठीक है। तो शिक्षक को सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो उस चीज़ को समझने में निदानात्मक परीक्षण क्या करेगा, सहायता करेगा। ऑप्शन ए ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों ये प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई होती थी, ठीक है, बिल्कुल है। ताम्रपत्र जो हस्तलिखित प्राचीन हस्तलिपि थी वो ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है, बिल्कुल ये भी सही है। वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है ना। जो पुरानी जितनी भी हमको लिपियाँ मिली हैं वो हस्तलिखित बाद में कहाँ मुद्रित की गई है ना। कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों तथ्यों का जो श्रुत लेखन है, ठीक है, डिक्टेशन ऑफ फैक्ट्स, ये जो है अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। तो इसमें जो है तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए, ठीक है, न्यूट्रल होनी चाहिए और सेंसिटिव होनी चाहिए। ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों, विभिन्न प्रकार की जो पूरक सामग्रीज हैं, ठीक है, पूरक सामग्रीज हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसी ही सामग्रियां बच्चों को प्रदान करेंगे, ठीक है। प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्री, ठीक है, तो आप उनको उसी प्रकार की अन्य सामग्री प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि उनको थोड़ा आसानी हो जाए इस चीज़ को समझने के लिए। आगे बढ़ेंगे, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी होगी। ठीक है, भूगोल शिक्षण की बात हो रही है तो मानचित्र के बराबर ज़्यादा बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। अगर मानचित्र के माध्यम से आप कोई भी चीज़ समझ लेते हैं तो वो बहुत आसानी से आपके समझ में आती है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन जो है वो क्या होगा, नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अध्ययन को बढ़ावा देने वाला है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन। चलिए आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, प्रभावी नागरिक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करना बिल्कुल ठीक है। सामाजिक विज्ञान समाज का हिस्सा बनने के लिए आपको तैयार करता है। दूसरा, सामाजिक प्रभावकारिता विकसित करना, ये भी ठीक है। और शिक्षण शिष्टाचार, दोस्तों शिक्षण शिष्टाचार की अगर बात करेंगे तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का ये अर्थ, ये उद्देश्य कभी भी नहीं होता है कि शिक्षण का शिष्टाचार आपको सिखाया जाए। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि आपको एक समाज का कुशल नागरिक बनाने के लिए शिष्टाचार की ज़रूरत होती है और वो चीज़ सीखने के लिए आप जो है विद्यार्थी को तैयार करते हैं, लेकिन शिक्षण का शिष्टाचार सीखना जो है इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। सामाजिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा विकसित करना, ये तो ठीक है, ऑप्शन डी भी ठीक होगा इसका। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों आपने ये बहुत अच्छे तरीके से, मैंने इसको आपको डिटेल में जो वीडियो बनाए हैं उनमें पढ़ा रखा है। ठीक है, ब्रेड बास्केट, मेहरगढ़ जो है इसको ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी ये ठीक होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में किस संस्कृति के लोग पहली बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। तो वो नवपाषाण संस्कृति के लोग रहने लगे थे। नवपाषाण संस्कृति यानी कि नियोलिथिक कल्चर के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसे श्रीनगर या कश्मीर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। कश्मीर का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य को इसका श्रेय दिया जाता है साथियों। ठीक है, अशोक को दिया जाएगा ना, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक को दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका ठीक होगा, अशोक, कश्मीर का जो निर्माण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन पंच सिद्धांतिका का लेखक है। पंच सिद्धांतिका का, तो ये तो 12 में ही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर को ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस सन में पहली बार चीन में बौद्ध मत का राजधर्म घोषित किया गया था। तो 379 ईस्वी जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा गया। दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता देता हूँ आपको। तो ये मैत्रेय, ठीक है, मैत्रेय, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। आगे है, 9वीं शताब्दी का महोदयपुरम राज्य निम्नलिखित में किससे संबंधित था। तो ये देखेंगे चेर, चोल, पांड्य और
पल्लव। तो दोस्तों ये चेर से संबंधित था, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा, चेर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने शर्की सल्तनत का अधिग्रहण किया था? शर्की का अधिग्रहण बहलोल लोदी ने किया था, ऑप्शन ए ठीक होगा। आगे है, संत रामानंद का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों ये प्रयाग में हुआ था संत रामानंद का जन्म। अब इस देखिए पुराने पेपर का अध्ययन करने से क्या फ़ायदा होता है, जो ये क्वेश्चन है ये 2021 में भी आया हुआ है ना, और 2000 अभी हमने 2022 का पेपर देखा था तो 2022 में भी ये प्रश्न आया हुआ था। आप अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ कि किसी भी परीक्षा में जाने से पहले आप पुराने पेपर्स को एक बार जरूर देख कर जाएंगे। ठीक है, अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था? तो दोस्तों ये 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था। ठीक है, मैंने डिटेल में जब ये वीडियो पढ़ाया आपको, इस ये पेपर पढ़ाया है तो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। आगे, चांद बीबी निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित थी? ठीक है, तो ये अहमदनगर से संबंधित थी चांद बीबी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। वह कौन प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग करके स्वराज की मांग उठाई थी? तो दोस्तों वो दादा भाई नेहरूजी थे, ऑप्शन बी, द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। 1896 में इथियोपिया के किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था? तो इथियोपिया ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था, प्रश्न ये है। तो ये इटली को किया था इसने। ठीक है, इटली को। अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित था अल हिलाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किसने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी? अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें राजगुरु भी थे और उसमें भगत सिंह भी थे ना। सैंडर्स की इन्होंने गोली मार करके हत्या कर दी थी, तो ऑप्शन ए और सी इन्होंने गलती से दोनों दे दिए, या तो उपरोक्त तो दोनों सही लिखना चाहिए था इसमें, तो इसके ए और सी दोनों सही हैं। प्रत्यावेदन के बाद इन दोनों को सही माना गया। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक का लेखन किया? तो इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक भी जो है बहुत बार पेपरों में पूछी जाती है। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद इसका सही होगा, इंडिया विंस फ्रीडम। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती हैं? दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर चीन से किसकी सीमा नहीं लगेगी भाई, और जाहिर सी बात है अगर आप मानचित्र का नॉलेज आपको है तो आप अच्छे हिमाचल प्रदेश देखें, चीन हिमाचल प्रदेश के जस्ट है, और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम इनकी सभी की चीन से मिलती है, लेकिन बिहार की नहीं मिलती है ना। बिहार आप देखेंगे, आप बिहार को अगर देखेंगे मैप में देखेंगे तो आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आएगी। आगे बढ़ते। भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, अब 2011 का पेपर मैंने आपको पढ़ाया था तो 2011 के पेपर में भी ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन वहाँ पर हमने आपको गंगा नदी ऑप्शन में था तो गंगा भी बताया था, गंगा नदी बताया था, सबसे लंबी नदी बताया था, और उनकी किसकी कितनी लंबाई है वो भी हमने 2011 के पेपर वाले को सॉल्व कराते समय सारी डिटेल में पढ़ाए थे। सिंधु जल समझौता संधि के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का ... प्रतिशत उपयोग कर पाएगा। तो कितना प्रतिशत जो है भारत उपयोग कर सकता है? 20% उपयोग कर पाएगा। धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए यही पेपर भी आया था 2022 में, और ये 2021 के पेपर में भी है, और ये 2022 के पेपर में भी आया था, जिसको हमने अब भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो भाई नर्मदा नदी बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सभी को पता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर सुमेलित वाला प्रश्न फिर से आ गया है, तो इसमें से सुमेलित देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, देखिए गिर राजस्थान में नहीं है, ठीक है ना। मानस असम में है, दुधवा उत्तर प्रदेश हो गया, कान्हा मध्य प्रदेश हुआ। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में नहीं है, तो आप क्या करेंगे जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, गिर लिखेंगे और डैश करके आगे से जिस भी स्टेट में ये राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम लिखेंगे फटाफट से। अगर नहीं आता तब भी आप लिखेंगे, क्योंकि नहीं आएगा तो हम उसको बताएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ ना आपसे, भाई आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे ना तो आपको एनसीईआरटी की बुक के अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, है ना। तो एनसीईआरटी बेस्ट है। बाकी एनसीईआरटी की अगर बुक से आपने कोई ऐसी बुक ले रखी है जिससे आपको अलग अलग किताबें ना पढ़नी पड़े, मार्केट में एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स आती हैं
वो बुक ले रखे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से आपके लिए आसानी होने वाली है। ठीक है, तो अब सबसे पहले चढ़ने वाली महिला तुमको जुंको ताबई। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अब यहाँ पर भारत की या फिर कहाँ की ऐसा कुछ नहीं पूछा है ना, तो इसीलिए हमारा आंसर ये रहेगा। पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए उचित क्रम बताइए। देखिए, पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा दोस्तों? सबसे पहले देखेंगे आप शोभमंडल आता है। ठीक है, सबसे पहले शोभमंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल आता है दूसरे नंबर पे, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा मध्यमंडल। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आयन मंडल आएगा चौथे नंबर पे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे आप शोभमंडल 2, 1, 4। ठीक है, ये ऑप्शन बी में सही है। ठीक है, ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है? देखिए, अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ही हो सकती है, क्योंकि जो अफ्रीका महाद्वीप है एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, मकर और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, सिर्फ एक रेखा होगी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो सकती है, इंटरनेशनल डेड लाइन। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको इस प्रकार से भी याद करनी होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि 11 का जो पेपर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था अफ्रीका केवल एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर से तीनों रेखाएँ गुजरती हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। और तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये तीनों रेखाएं तो यहाँ से गुजरती हैं, एक रेखा बच जाती है, तो यहाँ से आप इसको सीधे सीधे कर लेंगे सही। आगे, सामान्यतः मानचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो नीले रंग का जो प्रयोग है वो क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? जलाशयों को दर्शाने के लिए किया जाता है नीले रंग का प्रयोग। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? अब देखो भाई, ये क्वेश्चन 2021 में भी आया है और 2022 में अभी मैंने आपको पढ़ाया था खनिजों के संबंध में, दोनों साल आया है। देखो कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है पिछले 4-5 सालों के पेपर जितने भी आपके पास हो पाए उतने सालों से निरंतर पेपरों को आप जो है लगाते हुए चलें, ताकि आपको जो है समस्या ना देखनी पड़े और जितने भी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन वो आपको आसानी से आ जाए। ठीक है ना, चलिए देखिए, ये प्रकृति के जो मतलब प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, ठीक है, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ठीक है, ये भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी ठीक है, सभी खनिज अधात्विक होते हैं, ये ठीक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, जब भी हमने बात की थी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपाय तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से होने वाले मृदा अपरदन रोकने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, रक्ष मेखला जिसको शेल्टर बेल्ट से बोलते हैं ना, ये जो है इसके मृदा अपरदन रोकने के लिए होता है। अब आपको ये क्या चीज़ होता है इसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है इस वीडियो को, जब मैंने पढ़ाया था पहले इस पेपर को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य क्या कारण है? ठीक है, तो मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी यहाँ पर को ठीक है। और अधिक सिंचाई ही क्या कारण था? भूमि की लवणीयता जो हो रही है वो उसका भी मुख्य कारण क्या था? उसका भी अधिक सिंचाई ही था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो ये तेलंगाना नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर तेलंगाना नहीं है। बाकी राजस्थान सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित है, गुजरात भी सम्मिलित है, महाराष्ट्र भी सम्मिलित है। ठीक है, कौन कौन सम्मिलित है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये नहीं कि इसमें केवल नहीं है पूछा आपने तेलंगाना पढ़ा और निकल गए आगे। ठीक है, अब इस ऑप्शन में देख लीजिए, इसमें इस बांध परियोजना में सरदार सरोवर बांध परियोजना में ये जो है गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र सम्मिलित हैं, ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? देखिए 2011 के पेपर में भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी यहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, तो जिनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, देखिए ब्रह्मपुत्र का भारत में नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में नहीं है, सिंधु नदी का भारत में नहीं है, लेकिन गंगा का स्थल जो है भारत में है। और उसके बाद देखिए इन दोनों का नहीं है, सतलुज नदी का भी भारत में नहीं है और घाघरा नदी का भी भारत में उद्गम स्थल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा मेरे भाई? ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यहाँ पर को बिल्कुल ठीक रहने वाला है। ठीक है, चलिए 130 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। 131 सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। आपको कृषि के बारे में दिया है, भारत के झूम कृषि के समानार्थी ही मतलब किस देश में किस प्रदेश में क्या बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से
देखना है आपको। आप देखेंगे झूम खेती जो है ना, झूम खेती किस एरिया में झूम खेती बोला जाता है, ठीक है, किस एरिया में झूम खेती को झूम खेती बोला जाता है, उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है ना, उत्तर पूर्वी भारत में झूम को झूम ही बोला जाता है। और कुमारी कहाँ पर, जैसे नाम से भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, जैसे वाल्टरे और पोंडू है ना, पोंडू क्या उत्तर भारत में इधर साइड को, या राजस्थान में पोंडू ओंडू टाइप के नाम होंगे, ये जहाँ भी होंगे साउथ के नाम होंगे, है ना, तो साउथ के नाम होंगे पोंडू। या तो ये देखिए एक ही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तो सीधे सीधे आप आंध्र प्रदेश कर लेंगे इसको A3, और वाल्टरे कुमारी ये ऑप्शन रह जाते हैं केवल अब 2 यहाँ पर को, ठीक है। तो कुमारी जो है पश्चिमी घाट, और वाल्टरे एक ऑप्शन रह जाता है क्या, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो इस प्रकार से आप इसको सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति पर्वत है, मतलब ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा वासजेस पर्वत, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर को बिल्कुल ठीक होने वाला है, ऑप्शन डी। वर्तमान में राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है, ठीक है, तो ये है सोशल मीडिया। राजनीतिक महत्व के लिए सबसे, राजनीतिक संपर्क के लिए आजकल सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हो कितना होता है। प्रत्येक हर किसी पार्टी की IT सेल होती है, जिसकी IT सेल जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी, वो उतना ज़्यादा प्रचार कर पाएगा और दूसरे को दबा या उठा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, IT सेल जिसके अच्छी होगी। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो राज्यसभा से संबंधित है, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को लुप्त करके उसको एक कानूनी अधिकार में बदल दिया गया, तो दोस्तों कौन सा संशोधन था वो, 44वां संशोधन, 44th संशोधन, ठीक है, 44वां संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस वर्ष से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो ये 1952 में 1952 में किया गया था। वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है, संवैधानिक राजतंत्र अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम या सऊदी अरब में। अब शायद सी बात है भाई, आंख बंद करके इसको आप कर लोगे, ठीक है, यूके में, ठीक है ना, संवैधानिक राजतंत्र है। निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है, भारत के पास तो लिखित है, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और अमेरिका, ठीक है, लिखित संविधान जो है ब्रिटेन के पास नहीं है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती है संपूर्ण शक्तियां, नाम मात्र की शक्तियां, सीमित शक्तियां, या कोई शक्ति नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, ठीक है, राज्य का मुखिया के पास। राज्य का मुखिया कौन होता है, अब देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले देश के मुखिया की बात की थी, अभी अब वही है बिल्कुल, देश के मुखिया, और फिर उसके बाद जो राज्य के मुखिया होंगे वो राज्य के मुखिया, ठीक है। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है, मैंने हिंट दे दिया आपको बहुत कुछ, आप लिख सकते हैं इसको। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नज़रबंद किया गया है तो निम्न में से न्यायालय के किस आदेश को दिया जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश एक ऐसा आदेश है, इसको दिया जाता है, जिसको हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। आपने मूवी देखी होगी साउथ की एक, ठीक है, कौन सी मूवी थी, सूर्या की मूवी थी, जय भीम थी या कुछ थी, आप उस मूवी को देखेंगे उसमें आपका इसका पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा अधिकार गैर भारतीयों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, तो ये कानून के समक्ष समानता, तो ये प्राप्त किया जा सकता है गैर भारतीयों के द्वारा। अभी देखो 2022 में भी ये प्रश्न आया था, लेकिन दूसरे तरीके से थोड़ा सा पूछा था इसको, ठीक है, तो इसमें 2-3 ऑप्शन थे, क्या क्या जो है भारतीय जो नागरिक नहीं है उनको भी प्राप्त है, तो ये कानून के समक्ष समता ये उनको भी प्राप्त है। भारतीय संसद का गठन होता है, ठीक है, भारतीय संसद का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये 1992 में की गई थी। क्या ये प्रश्न भी रिपीट है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक से बताना। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। अब देखो पंचायती राज, महिला आरक्षण वगैरह कितना, मतलब कितने ना सिमिलर क्वेश्चन हर साल बनाए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान है ना, एक टॉपिक पढ़ा तो उससे इक्विवेलेंट आपको पता है भाई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो उससे मिलता जुलता आप क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन में ये किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जा सकती है, ऑप्शन सी ठीक होगा। अगला है, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति के लिए
प्रस्तुत किया जाता? 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या फिर 1 साल के अंदर? तो भाई 1 माह के अंदर किया जाता। ऑप्शन ए इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित था? इंदिरा साहनी, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था पिछले वाले में? इंदिरा साहनीवाद वो पढ़ा था, तो अभी भी आ गया। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित। भाई देखो कितने मतलब पिछले पेपर से इस पेपर से मिलते जुलते मतलब 4-5 क्वेश्चन आ गए ना अभी तक। 2021 में आए थे और 2022 में भी वो प्रश्न रिपीट हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों और अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो ये जो कोट था ये किसने कहा था? हेमिंग ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही होगा, हेमिंग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू है? विचार विमर्श विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि या उपरोक्त सभी? तो भाई सभी है इस समय जो है, उपरोक्त सभी है सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए। तो 2021 के पेपर से हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चन देख लिए, कुल मिला के हम अभी तक 120 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब है हमारे पास 2020 का पेपर। 2020 में जो है पहला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में किसने शिल्पाधिकारम की रचना की? बाप रे, नाम देखो, शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? तो इंग्लोक ने की थी। ठीक है, देखिए इलंगो ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर कुछ ठीक है। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में किस स्थान पर पुराविदों को जुते हुए खेत के प्रमाण मिले? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में किस स्थान पर पुराविदों को जुते हुए खेत के प्रमाण? कालीबंगा, हड़प्पा। देखिए अब इसमें इसको आप ट्रिक भी बना सकते हैं ना, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे और कई चीज़ें। ठीक है, तो ये कालीबंगा थी। कालीबंगा क्या था? काले रंग की चूड़ियाँ। और इससे संबंधित जो है आप देखिए कुछ मेकअप का सामान वगैरह भी जो है यहीं से चूड़ियाँ उड़ियाँ मिली हैं, तो वो भी मिला होगा। निम्नलिखित धातु में कौन सी महाश्म संस्कृति से संबंधित की गई हैं? तो ये लोहा, महाश्म संस्कृति। ऑप्शन डी ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है? तो ये प्राकृत भाषा, ठीक है ना, सबसे मतलब मानी जाती है। प्रयुक्त जो शिलालेखों में प्रयुक्त है प्राचीनतम भाषा। निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो भाई ये कुषाणों ने किए थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में वह कौन शासक था जिसने 2वीं सदी ईस्वी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो दोस्तों वो था रुद्रदामन। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित किस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में पहचाना गया है? तो दोस्तों वो मातंग जातक में, ठीक है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक। आगे है निम्नलिखित में किन नदियों के मध्य रायचूर दोआब स्थित है? तो ये है दोस्तों कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता था? तो दोस्तों उसको चाचर भूमि कहते हैं। ठीक है ना, ये मैंने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं सारे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस पुस्तक का मुगल काल में रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया है? ठीक है, तो ये है महाभारत। महाभारत का रज्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया। और किसने किया, क्या किया, ये सब डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मैं। आगे निम्नलिखित में किसने आलमगीर नामा अर्थात औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक 10 साल के इतिहास का संकलन किया था? दोस्तों ये था मोहम्मद काजिम। ऑप्शन ए मोहम्मद काजिम ने किया था। निम्नलिखित में किसके लिए अंग्रेजों ने 1832 में दामिन ए कोह नामक भू क्षेत्र की सरहदबंदी की थी? ठीक है, तो ये संथाल के लिए की थी, संथालों के लिए। आगे है निम्नलिखित में किस ब्रिटिश काल में डिक्कू पुकारा जाता था? ठीक है, 1 मिनट है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में मतलब ब्रिटिश काल में डिक्कू किसके लिए पुकारा जाता था? तो ये महाजन के लिए पुकारा जाता था। ऑप्शन बी ठीक है। चलिए मनी लैंडर्स के लिए। निम्नलिखित में किसने अवध के राज्य के विषय में कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी? तो कौन वो अंग्रेज शासक था? ठीक है, वो लॉर्ड डलहौजी था। उसने कहा था कि ये एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी, अवध के बारे में। आगे निम्नलिखित में कौन सा स्थान बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? तो दोस्तों अवध को ही बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था। ठीक, अवध को। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किस वर्ष राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है 1911-12 इसका आंसर आता है। 1911-12 ये दोनों सही हैं। ठीक है, ए और सी और डी।
ठीक है ना। सी और डी ये दोनों सही होंगे। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। और इसमें जो है प्राकृतिक संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अच्छा देखिए इसमें दिया है कि कौन नवीकरणीय संसाधन है, कौन प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन भाई क्या होगा, मानव निर्मित संसाधन प्रौद्योगिकी जो है, मानव निर्मित संसाधन तो होगा प्रौद्योगिकी ना। प्रौद्योगिकी का क्या अपने आप थोड़ी ना टेक्नोलॉजी बनी है, टेक्नोलॉजी तो इंसान ने ही बनाई होगी। ठीक है, तो अब सीधे सीधे आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हो। ठीक है ना। डी का 4 हो गया तो D4 देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो केवल एक मार्क इसमें है, तो ऑप्शन यही ठीक हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, वायु जो है प्राकृतिक संसाधन है, क्या उसको हमने बनाया? नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम बार बार वो कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पवन ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, तो और अनवीकरणीय प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, एक बार निकाला ख़त्म होगी, गए, हम इसको दोबारा नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते या रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से। आगे जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य क्या कारक हैं? ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रवास, जन्म और मृत्यु दर। ठीक है, इससे क्या होता है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके 3 मुख्य कारक हैं। संसार में दिन और रात की अवधि किस दिन बराबर होती है, यानी कि कब बराबर होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर का वो दिन है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन डी। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये अरावली है। ठीक है ना, अरावली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? ठीक है, कितने देशों की सीमाएं जुड़ी हैं? बी, 7 देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, एक और जुड़ गई, सीमा 8 हो गई है। चलो ये मजाक था, ठीक है, मजाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट का चयन करना है आपको। रेगिस्तान केवल गर्म होते हैं। ठीक है, रेगिस्तान केवल गर्म होते हैं, ऐसा नहीं है, केवल गर्म नहीं होते, ये अत्यधिक ठंडे भी हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। रेगिस्तान केवल ठंडे होते हैं, ये दोनों गलत हैं। ठीक है, लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है और सहारा एक प्रकार का रेगिस्तान है, बिल्कुल ठीक है। लद्दाख और सहारा ये दोनों एक प्रकार के रेगिस्तान हैं, तो ये दोनों ठीक है, यानी कि केवल 3 और 4 यहाँ पर को सही होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेजन नदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी नहीं है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी, बिल्कुल ठीक है। यह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, ठीक है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर को गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वेल्ड दक्षिण अमेरिका, हाँ, तो यही गलत हो जाएगा सीधे। ठीक है ना, ये गलत हो गया। और पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और स्टेपीज मध्य एशिया, घास के मैदान हैं मोस्टली, तो उनकी जगह के नाम दिए हैं आगे, बाकी सही हैं, फर्स्ट वाला गलत है। आगे है, ज्वार भाटा का क्या कारण है? सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ, सुनामी, चंद्रमा, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, केवल चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो साथियों चंद्रमा और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है उसकी वजह से ज्वार भाटा आते हैं, इसका मुख्य कारण है। गरजती चालिसा का संबंध है दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ जो हवाएं हैं उनसे। ठीक है, गरजती चालिसा का संबंध इनसे है। आगे बढ़ते हैं। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओसाका। ठीक है, आगे ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, कथन और कारण वगैरह का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ जितना ऊंचाई बढ़ेगी उतना तापमान में कमी आएगी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% सही है। और ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। इसी की व्याख्या ए और आर दोनों सही हैं। आर क्या कर रहा है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प जनसंख्या घनत्व में सही आरोही क्रम को दर्शाएगा? ठीक है, तो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। दक्षिण मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। और दक्षिण पूर्वी एशिया तो फर्स्ट वाला तो नहीं रहा। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, ये ऑप्शन सी वाला बिल्कुल ठीक होगा। दक्षिण पूर्वी एशिया, फिर पूर्वी एशिया, फिर दक्षिण मध्य एशिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर को ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121।
इनमें से कौन प्रमुख याम्योत्तर है? दोस्तों देखेंगे आप 0 डिग्री देशांतर जो है लॉन्गिट्यूड, ये प्रमुख याम्योत्तर है। आगे बढ़, निम्न में से कौन थीमेटिक मानचित्र है? थीमेटिक मानचित्र वर्षा वितरण मानचित्र जो होता है वो क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट जरा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ स्क्रीन में। चलिए शुरू करते हैं। और थीमेटिक मानचित्र हो गया है। क्वेश्चन नंबर 123 से, इनमें से कौन व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? ठीक है, तो व्याख्यान विधि का गुण भाषण संबंधी योग्यता का विकास व्याख्यान देने से होता ही है। अध्यापक के लिए सुविधाजनक भाषण देना किसको नहीं, आप बोलना अपने हिसाब से बोलेंगे आप। ठीक है, व्याख्यान दे रहे कि इसमें दूसरे का ऑब्जेक्शन नहीं होता है। ठीक है, श्रवण कौशल का विकास व्याख्यान विधि का गुण, श्रवण कौशल का विकास होगा, किसी को सुनेंगे बच्चे तो उससे। बाल केंद्रित विधि, ये बाल केंद्रित विधि नहीं है, इसमें बच्चे बिल्कुल शांत होकर बिल्कुल आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो एक्टिव नहीं रहते ना, इनएक्टिव मोड में रहेंगे वो। चलिए आगे आगे देखते हैं। बच्चों की भागीदारी इसमें कुछ नहीं होती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? देखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है बच्चे अग्रसर होते हैं, ये आगमन विधि में होती है। ठीक है, उदाहरणों से क्या करते हैं हम लोग जो है नियम के तरफ को चलते हैं। आगे बढ़ेंगे। हर्बट उपागम किससे संबंधित है? तो पाठ योजना होगा हर्बट का। ठीक है, पंचपदी पाठ योजना थी इनकी। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है, तो व्यवहारिक ज्ञान जो प्राप्त करेगा वो जो है फील्ड ट्रिप करेगा या क्षेत्रीय भ्रमण करेगा तो उससे प्राप्त करेगा। सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है? ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान दोस्तों माल का निर्माण से संबंधित है, आजीविका के साधन से, आपूर्ति खपत, ये सभी है। ठीक है, ऑल ऑफ अब निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? देखते हैं। अच्छी नागरिकता, चरित्र निर्माण, अच्छी तरह से स्कोरिंग और अवकाश का उचित उपयोग। तो जो यहाँ पर नहीं है वो बताना है। तो अच्छी तरह से स्कोरिंग करना, तो स्कोरिंग ये वाला नहीं होता है। ठीक है, कहीं पर भी एक सीडीपी में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कहीं पर भी अगर बच्चों को दंड देने की बात आती है ना, उस वाले ऑप्शन को सीधे नकार दो। अगर दूसरी जगह पर कहीं पर परीक्षा में खाली अंक लाना है, मार्क्स लाने हैं, नंबर लाने हैं, ग्रेड बढ़ाने हैं, ऐसे ऑप्शन आते हैं, वो उनको सीधे नकार दो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें सीटीपी में साइकोलॉजी में नहीं होती है। ठीक है, पेडागोजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा को इसलिए पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि पर्यावरण शिक्षा जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है? कहानी कथन, व्याख्यान पद्धति, चर्चा पद्धति, उत्तर। अब देखो ये प्रश्न 2022 में आया था, अभी यहाँ पर 2020 के पेपर में है, और लेकिन हमने इसको 2022 के पेपर में भी पढ़ा था। ठीक है, वहाँ भी आया था। तो एक कहानी कथन मैंने बताया था ना, प्रारंभिक स्तर पर कहानी कथन पद्धति इतिहास शिक्षण के लिए। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार के मिट्टी के नमूने रखे जाते हैं, तो ये कहाँ पर रखे जाएंगे? ज्योग्राफी म्यूजियम में रखे जाएंगे, भूगोल संग्रहालय में रखे जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भौगोलिक यात्राएं हैं, तो भौगोलिक यात्राएं जो है प्रक्रियात्मक सामग्री है, यानी कि फंक्शनल मटेरियल्स हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान सभा द्वारा किस तिथि को संविधान अपनाया गया? ठीक है, जाहिर सी बात है सभी को पता होगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में होती है? तो भाई ये मंत्रि परिषद में होती है। ये प्रश्न 2021 में आया था। ठीक है ना, 2021 में आया हुआ है और 2020 में भी आया है। देखो यार, प्रश्नों को आपने 4-5 साल से अगर 4-5 साल के पेपर तुमने पिछले पेपर अगर रिपीट कर रखे ना, तो आने वाले तुम पेपर में जो है आपको देखने को मिलेंगे कि 10 से 11 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। भाई पिछले 4-5 सालों के अगर सारे पेपरों की अगर बात करें, आपने 200-250 क्वेश्चन अगर आपने देख लिए, तो उसमें से आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो है 250 क्वेश्चन में से पक्का आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कंटिन्यू, पिछले सालों से हम देख रहे हैं, उसके बेस पर आपको बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं रखी गई हैं। जो 6 स्वतंत्रताएं हमारी, वो किसके अंतर्गत रखी गई हैं? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत रखी गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा ना, वो उसी में तो मिलेंगे आपको स्वतंत्रताएं। मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए संविधान में किस संस्था को अधिकृत किया गया है? ठीक है, तो किसको किया गया है? संसद को अधिकृत किया गया है। ऑप्शन सी
संसद को ही तो ये अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है भाई? संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। ऑप्शन सी ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ठीक है, आंख बंद करेंगे, जय बजरंगबली आप आंसर क्लिक कर देंगे। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा सोचना भी आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श बाध्यकारी है या बाध्यकारी नहीं है? तो दोस्तों ये बाध्यकारी नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर को ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक। आगे बढ़ते हैं 141। भारत में किस तिथि को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? 2004 और वाले ऑप्शन को तो आप सीधे सीधे क्या कर देंगे? खारिज कर देंगे। बचा 3 ऑप्शन 2005 वाले। ठीक है, अब इन ऑप्शन में आपको होगा, लेकिन ये 12 अक्टूबर 2005 इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संसद में उत्तराखंड के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो भाई अब आप कोई इसको बोल देगा 3 सदस्य करते हैं, कोई बोल देगा 5 सदस्य करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पता है राज्यसभा के कितने हैं? 3, लोकसभा के कितने हैं? 5। तो दोनों कहाँ जाते हैं? संसद में। तो कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। ऑप्शन सी यहाँ पर सीधे सीधे सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 312 जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद 312 मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर अन्य परीक्षाओं की भी आप तैयारी करते हैं तो। उत्तराखंड के राज्यपाल के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं? 1 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, एक ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। ये रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, नगरीय भागों में 3 भागों में। आगे है, पंचायती राज संस्थाओं में प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता था? देखा आपने, पिछले 2 साल में भी ये प्रश्न पूछा गया है और अभी फिर से ये प्रश्न देखने को मिला है आपको 2020 के पेपर में भी। और इसमें मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में आरक्षण 50% कर दिया गया है, लेकिन ये पहले कम था, पहले 33% था। अब आया ना वही प्रश्न। चलिए, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं भाई? ठीक है, ये 18 विषय हैं। ठीक, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक विज्ञान अध्ययन विज्ञान का प्रमुख शिक्षण विधि नहीं है? व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, गृह विधि या प्रयोजना विधि? तो गृह विधि यानी कि होम मेथड जो है इसकी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी अनुदेशनात्मक शासन सामग्री प्रयोग की जाती है सामाजिक अध्ययन के लिए? श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लोरल बोर्ड या उपरोक्त सभी? तो भाई जाहिर सी बात है यार, सभी इसके लिए यूज़ की जाती है। ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव। तो सामाजिक अध्ययन के लिए तो ये 60 क्वेश्चन हमने यहाँ से भी देख लिए। कहाँ से? 2020 के पेपर से। फटाफट से देखेंगे अब 2019 का पेपर। 2019 के पेपर का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क से संबंधित है। तो 51 क में क्या है भाई? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों आप कह सकते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने आरंभ या प्रारंभ किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए निर्देशित किया गया है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ग्राम पंचायतों, जितने साल के भी तुमने पेपर को देखा है यहाँ पर, तो हर किसी में ग्राम पंचायत जरूर आया है। ठीक है, ग्राम पंचायतों वाला या पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद या पंचायत, कुछ भी पंचायत से संबंधित जरूर आया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का गठन और समाप्ति की संस्तुति की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? ये विधानसभा के द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? अब देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये 2019 में आया हुआ है और इसके साथ ही साथ ये 2000 आपने देखा ना 2020 या 21 के पेपर में भी ये प्रश्न आया हुआ था।
ठीक है, ध्यान से अगर आप लोग देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अधिकतम ये 4 माह के लिए रोका जा सकता है। विधान राज्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन उससे संबंधित ही है, ठीक है, उनसे रिलेटेड ही है, ठीक है। तो ये 4 महीने के लिए रोका जाता है, आगे रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निर्णीत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद अगर उत्पन्न हो जाते हैं तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णीत किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है और उसे मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जाता है तो उसे कितने समय के अंतराल अंतर्गत किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था उपचुनाव होते हैं ना, जैसे उत्तराखंड में धामी जी हार गए थे तो अपने यहाँ पर विधानसभा में अब भाई मुख्यमंत्री उनको बना दिया था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री के लिए विधायक होना, विधानसभा का सदस्य होना जरूरी था। तो उनको चंपावत से उपचुनाव करवाए गए और चंपावत से जब जीते तो उसके बाद ही वो उस पद के लिए वैलिड रहे। तो इसीलिए कहते हैं कि 6 माह के अंदर जो है ये चुनाव हो जाना चाहिए, 6 माह के अंदर उनको सदस्य बनना अनिवार्य है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रखी गई है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, अनुच्छेद 61 के तहत। और महाभियोग जो है किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से महाभियोग लिया गया है, इसको भी पढ़ लेना आप, ठीक है ना। चलिए आगे। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने आंग्ल समुदाय, देखिए ये प्रश्न तो आया था, ये प्रश्न आया हुआ था। तो आंग्ल लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने मनोनीत किए जाते भाई? तो ये 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 2019 का प्रश्न पत्र था, तो उसके बाद हमने बाकी 3 कर लिए थे। अब देखते हैं अगला। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। चलिए बात करते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, तो दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर को ठीक होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? ठीक है, तो न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ाएगा? संसद ही बढ़ा सकती है, ऑप्शन सी, ठीक। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, काका साहेब कालेलकर, ठीक है, ऑप्शन बी ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा महिला सबलीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये 2001 में की गई थी, ठीक है, 2001 में की गई थी। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति पूछा है, तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 13 स्थान है, ठीक है, 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं। लेकिन अगर यहीं पर अगर अनुसूचित जनजाति की बात होती तो कितने होते? 2, और कुल मिला के कितनी सीटें हैं? 15 सीटें आरक्षित हैं। आगे, निम्न समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित है? ठीक है, तो चुनाव सुधार से तारकुंडे, सरकरे, इंद्रजीत, दिनेश गोस्वामी। तो साथियों ये सरकारिया समिति जो है संबंधित है, ठीक है, चुनाव सुधार से संबंधित। निम्न में से कौन भारत के कृषक आंदोलन नहीं है? देखिए खेड़ा, नामधारी, सेतकारी या भारतीय किसान यूनियन। तो इसमें से जो नामधारी आंदोलन है यह जो है कृषि से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन का संस्थापक था? ठीक है, तो कणाद जो थे वैशेषिक के संपादक थे, कणाद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में से कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्माण को समर्पित था? तो भाई कला निर्माण के लिए जो है चन्हूदड़ो जो था ना वो कला निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तो ये मथुरा थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हमें अशोक की वृहद शिलालेख मिलता है? तो ये सोपारा में मिलता है, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में भारत में सर्वप्रथम स्तूप अस्तित्व में आए? दोस्तों 3री सदी ईसा पूर्व में, ठीक है, 3rd सेंचुरी BC में आए थे। आगे बढ़े। निम्नलिखित संतों में से कौन गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है या गरीब नवाज के नाम से जाना गया? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के नाम से जाने गए, ठीक है।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में प्रचलित पद जिन्स एक कामिल है। ठीक है, जिन्स एक कामिल, इसका क्या अर्थ है कुल मिला के, तो इसका अर्थ होता है उत्तम फसल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बंदगान थे। घरेलू सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास, कृषि सेवाओं के लिए क्रय किए गए, धार्मिक सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास, सैन्य सेवाओं के लिए क्रय किए गए दास। तो दोस्तों सैन्य सेवाओं के लिए जो दास क्रय किए गए थे उनको क्या कहा जाता, बंदगान कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़े। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खराज की दर क्या थी। ठीक है, तो खराज की दर थी उपज का 50%। ठीक है, उपज का 50% था। आगे, निम्नलिखित में किसने उत्तर मेरूर का अभिलेख स्तंभ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे उत्तर मेरूर का अभिलेख स्तंभ है, प्रश्न ये है, तो चोल से है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और खुद को पुरुष प्रदर्शित किया है। रुद्रमा देवी, अहिल्याबाई, रमाबाई या रजिया सुल्तान। तो इनका नाम था रुद्रमा देवी, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया। वीर शैव आंदोलन वसन्ना ने किया था। ठीक है, वसवन्ना ने किया था, ऑप्शन सी यहाँ पर को ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक माझा प्रवास का लेखक है। ठीक है, माझा प्रवास किससे संबंधित है, 1857 के विद्रोह से संबंधित है। तो इसका लेखक कौन है, विष्णु भट्ट गोडसे। ठीक है, कौन था, विष्णु भट्ट गोडसे था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष खुर्दा विद्रोह हुआ था। तो भाई खुर्दा विद्रोह कब हुआ था, 1817 में। ठीक है, 1817 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रथम कपास मिल जो कताई मिल के रूप में स्थापित की गई अस्तित्व में आई। तो किस वर्ष अस्तित्व में आई थी ये, 1854 में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, 1854 में अस्तित्व में आई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित की। स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशित, ठीक है, ताराबाई शिंदे ने की थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की। आत्मसम्मान आंदोलन जो है पेरियार के द्वारा स्थापित माना जाता। ठीक है, इन्होंने स्थापित किया था पेरियार में। पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान पर। ठीक है, दक्षिणी अंडमान पर है। आगे देखते हैं, किस स्थान का स्थानीय समय प्रातः 6 बजे प्रातः है, जबकि उसी स्थान का ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है। उस स्थान की देशांतर क्या होगी। ठीक है, तो उसकी देशांतर होगी 45 डिग्री पूर्व। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा, 45 डिग्री पूर्व होगी। चलिए, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी ज्वारदनमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। अच्छा, एस्चुरी का निर्माण करती है पूछ रहा है, तो ये तापी नदी का। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर कुछ जैसे आपको पता है, जैसे नंदा देवी भारत में है, कामेट अपना भारत में उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड में, अन्नपूर्णा और अनाईमुदी है ना, 2 पर्वत रह जाते हैं, तो उसमें से अनाईमुदी तो ठीक हो गया है, अन्नपूर्णा पर्वत नहीं है। अगर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों आप देखेंगे सही सुमेलित दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, सहयोगी देश की। अच्छा, किस सहयोगी देश से कि मतलब किसके सहयोग से बने हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से भिलाई जो है सोवियत यूनियन के हिसाब से, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। बोकारो जो है जापान के सहयोग से सुमेलित नहीं है पूछ रहा, तो बोकारो जापान के सहयोग से नहीं बनी थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर को डी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखें, ये वाला क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का कौन सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ उत्तराखंड का, है ना, ये तो आपके जुबान पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है, तो देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। ठीक है, उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी है, ये भी ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है, बहुत बड़े स्तर पर विस्थापन तो नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बहुत विस्थापन
करना पड़ता है। जैसे टिहरी डैम बना तो वहाँ पर से गांव जो उसमें डूबे थे उनको थोड़ा विस्थापित करना पड़ा था। वैसे ही पंचेश्वर जो बांध बनने वाला है यहाँ से भी थोड़ा है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं विद्युत पैदा करती हैं, ये भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? ठीक है, तो तीनों ओर से जो दोस्तों त्रिपुरा जो है तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। करेवा भू आकृति हिमालय के किस भाग में पाई जाती है? ठीक है, तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। कश्मीर हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में हाथी के संरक्षण एवं आवास बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रारंभ किया गया। इस प्रश्न को देख के तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने पिछले पेपर में भी देखा था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट यहाँ पर फिर से आ गया। तो दोस्तों 1992 में आरंभ किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट। पार साइबेरियन रेल मार्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सही नहीं है। यह विश्व का सबसे लंबा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। बिल्कुल ठीक। यह व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। ये भी ठीक है। यह अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से क्या करता है? जोड़ता है। दोस्तों ये भी ठीक है। वैंकूवर इस रेल मार्ग पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण नगर है, तो ये गलत है। आगे बात करेंगे। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो ओपेक का सदस्य वेनेजुएला नहीं है। चिली, ब्राज़ील, पेरू ये सभी हैं, बाकी ये वेनेजुएला नहीं है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया? देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। तो इरेटोस्थनीज ने किया था सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग। ठीक है। पृथ्वी के सूर्य से सबसे निकट स्थिति को उपसौर कहा जाता है। ठीक है, तो यह स्थिति होती है। तो ये स्थिति कब होती है भाई? 3 जनवरी को होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा, है ना? 3 जनवरी को। क्या हो रहा है भाई? 3 जनवरी को होता है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री जलधाराएं नहीं है? देखो फिर से आ गया, यह क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। ठंडी समुद्री जलधाराओं वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो भाई देखो यार किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्यूरोशिया धारा जो है ये ठंडी समुद्री जलधारा नहीं है। कनारी धारा, लेब्राडोर धारा और ओएसिवो धारा ये जो है समुद्री ठंडी जलधाराएं हैं। गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे आप जो है पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है ना? अच्छा, पूरब से पश्चिम की ओर आपको सीरियल से बताना है। तो नंबर 1 कोसी आ जाएगा। ठीक है, नंबर 1 भी कोसी आ जाएगा। और उसके बाद गंडक नदी आ जाएगा नंबर 2 पे। और फिर आ जाएगी घाघरा नदी नंबर 3 पे और गोमती नदी 4 पे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे आप। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो सीरीज बनेगी ऐसी बनेगी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार नहीं है? मनोवैज्ञानिक आधार, दार्शनिक आधार, समाजशास्त्रीय आधार, धार्मिक आधार। देखो प्रश्न आ गया फिर से। धार्मिक आधार इसका सही जवाब होगा। ये फिर से प्रश्न आ गया है, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है ना? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा था। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का यह उपागम ज्ञात से अज्ञात, पास से दूर, सामान्य से जटिल के शिक्षण सूत्र पर आधारित है। भाई देखो ये प्रश्न भी फिर से आ गया है। ठीक है, लेकिन उसमें अलग चीज़ था। वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ को कौन सा था, मतलब निदानात्मक होता है या इस प्रकार से पूछा था उसमें। ठीक है, तो अब देखो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या बनेगा? विषयक आधारित उपागम बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य योजना निर्माण में ये प्रश्न सामान्यतः पाठ्य विषय पढ़ाने से पूर्व किए जाते हैं तथा इनका उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है। तो जब आप पाठ पढ़ाने जाते हैं तो उससे पहले आप कौन से प्रश्न करते हैं जिससे कि उनके सामान्य जो ज्ञान है उसका मतलब उसके बारे में जानते हैं आप। तो ये प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, है ना?
चलिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की किस प्रविधि के अंतर्गत किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह की क्रियाओं, विचारों, आदतों, मूल्यों और साधनों आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों ये सर्वेक्षण विधि होती है, इसके द्वारा ज्ञात की जाती है, यानी कि सर्वे जो टेक्निक होती है, सर्वे टेक्निक, इसके द्वारा ज्ञात की जाती है। सर्वे किया जाता है ना एक प्रकार से। विषय वस्तु का ज्ञान सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का किस प्रकार का गुण है? व्यक्तिगत गुण है, व्यावसायिक गुण है, सामाजिक गुण है या नेतृत्व गुण है? दोस्तों व्यावसायिक गुण है, जाहिर सी बात है, विषय वस्तु का ज्ञान। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी शिक्षण साधन है? देखिए कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है? देखिए एपिडियास्कोप, ठीक है, एपिडियास्कोप जो है ये क्या है? एक प्रक्षेपी शिक्षण साधन है। आगे है सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार निम्न में से कौन ग्लोब का प्रकार नहीं है? ठीक है, ग्लोब का प्रकार जो है इसमें प्रतिमान ग्लोब जो है ये ग्लोब का प्रकार नहीं है। देखिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये सामाजिक विज्ञान का अंग है, यह साधारण तथा सरल है, ये मुख्यतः व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है, ये मुख्यतः सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता है। ठीक है, ये बाकी 3 के 3 तो सही हैं, बाकी ये वाला असत्य है। निम्न में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर विषयक उपागम का गुण नहीं है? दोस्तों एक ही अध्यापक पूरी कक्षा का संचालन कर सकता है। ठीक है, विषय वस्तु का पुनः पठन कम होता है या नहीं होता है? ठीक है, बस्ते के बोझ को कम करने में सहायक, बच्चे विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं, तो ये वाला इसमें जो है ये गुण नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे 60 क्वेश्चन 2019 के पेपर से। तो आज हमने यहाँ पर 2022 का, 2021 का, 2020 का और 2019 का 4 साल के हमने यहाँ पर पेपर डिस्कस किए। तो कितने प्रश्न किए थे? टोटल 240 प्रश्न हो गए। और आपने देखा कि पिछले 4 सालों के पेपर में कितने प्रश्न रिपीट हुए थे। आपके 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार जो है हर 1-2 साल में, या कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने अगर पिछले 4-5 साल के पेपर देखे हैं तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है यार आप लोगों को नए एग्ज़ाम में बैठने में। एक तो परीक्षा का फॉर्मेट, प्रश्नों का तरीका पता चलता है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा ये पता चल जाता है कि जो पिछले साल पूछे गए हैं उनमें से कुछ प्रश्न आ गए तो फिर वो तो फिर आपके लिए बल्ले बल्ले हो गई, है ना। तो चलो ये 240 प्रश्न आज के हमने इस एपिसोड में आपके साथ शेयर किए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपने विभिन्न ग्रुपों में आप जुड़े होंगे, उन ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर लो, जिससे थोड़ी बहुत मदद हमारी भी हो जाएगी। बाकी आप हमें जो है थैंक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।